साल था 1946। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इटली के सेंटो शहर में एक बस आके रुकती है। उसमें से एक 30 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ उतरता है। वैसे तो एक किसान का लड़का है, लेकिन अभी अभी जंग से लौटा है। सही सलामत घर लौटने की खुशी तो है, साथ में वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए डेस्परेट है। उस वक्त बाकी दुनिया तो छोड़ो, उसे खुद को भी नहीं पता था कि आगे चलकर वो दुनिया की एक सबसे बड़ी और मशहूर कार कंपनी बनाने वाला है। प्यार, पैशन, ट्रेजेडी, पागलपन, धोखा, खुन्नस, अफेयर्स, एंगर, इसमें सब है। यह है कहानी फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की। वॉर से घर लौटने के बाद जल्द ही वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लेलिया से शादी कर लेता है। अपने पिता और 4 भाइयों के साथ खेत में काम करने लगता है। उसे शुरू से मशीन्स में इंटरेस्ट था। जंग में भी वो एक सोल्जर नहीं बल्कि एक मैकेनिक के तौर पर काम करता था। शुरू में इटली के रॉयल एयरफोर्स और बाद में जर्मन फोर्सेस के वर्कशॉप में उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल वो अपने पिता जैसे किसानों के लिए करना चाहता था। एक छोटा और असरदार ट्रैक्टर बनाने का आइडिया उसके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि उस टाइम इटली में सिर्फ बड़े और महंगे ट्रैक्टर मिलते थे जो आम किसानों के बजट के बाहर थे। युद्ध के बाद ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ने वाली थी। सरकार भी नए इंडस्ट्रीज को लोन देकर प्रोत्साहित कर रही थी ताकि वो इटली को फिर से खड़ा कर सके। लैम्बो को विश्वास था कि वो ज़रूर एक स्मॉल और किफ़ायती ट्रैक्टर बना सकता है जो फार्मर्स के साथ कंपनीज के भी काम आए। वो चाहता था कि अपने काम के साथ अपने परिवार का नाम लैम्बोर्गिनी हमेशा के लिए इस दुनिया में रहे। अब दिक्कत पैसों की थी, तो वो और उसका दोस्त मैटियो इटली की मशहूर रेस मिली मैग्लिया में पार्टिसिपेट करने का तय करते हैं। अगर जीतते हैं तो प्राइज मनी से आसानी से गैरेज खोल सकते हैं। उस रेस में ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स मॉडिफाइड कार्स लेकर आते थे। लैम्बो और मैटियो एक पुरानी कार फियाट 500 उर्फ टोपोलिनो खरीदते हैं। उसकी इंजन कैपेसिटी 500 सीसी से 750 सीसी करते हैं। उसके अनुसार और भी चेंजेस करते हुए रेस के लिए रेडी होते हैं। रेस के दौरान लैम्बो पहली बार फेरारी के ओनर एंजो फेरारी को देखता है। रेस के लिए वो एज ए चीफ गेस्ट आए हुए थे। अपनी स्पीच के दौरान एंजो फेरारी अपनी कार्स की तारीफ करते हैं। किसी कार पर अपना खुद का यानी फेरारी का लोगो देखना काफ़ी प्राउड की बात होती है, ऐसा कहते हैं। लैम्बो इससे काफ़ी इम्प्रेस होता है, लेकिन आगे चलकर ये दोनों कैसे एक दूसरे के दुश्मन और कड़वे कॉम्पिटिटर बन गए ये आगे देखेंगे। फिलहाल रेस पर वापस आते हैं। लगभग 1100 किलोमीटर की इस रेस में लैम्बो और मैटियो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मशहूर कार ब्रांड मर्सिडीज को भी वो पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन रेस के आखिरी पड़ाव में आगे जाने की हड़बड़ी में उनकी कार क्रैश कर जाती है। हार के साथ प्राइज मनी भी हाथ से निकल जाती है। लैम्बो का दिल टूट जाता है। नाराज़ होकर वो अपने फादर के पास चला जाता है। उसकी मेहनत देखते हुए फादर अपने दिल पर पत्थर रखते हैं, अपना खेत गिरवी रखकर उसे पैसे देते हैं। क्लेलिया इससे गुस्सा हो जाती है। वो लैम्बो को कहती है, सुनो, खेत पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे 4 भाइयों का भी हक है। बहस होने के बाद भी लैम्बो वो पैसे ले लेता है और अपने ट्रैक्टर बनाने के सपने की ओर आगे बढ़ता है। एक पुराना 1500 सीसी इंजन का मॉरिस ट्रक उन्हें काफ़ी आसानी से मिल जाता है। एक छोटा गैरेज सेटअप करके वो काम शुरू करते हैं। इधर क्लेलिया प्रेग्नेंट होती है, लेकिन लैम्बो अपने काम से बिल्कुल टाइम निकालने को तैयार नहीं था। लैम्बो और मैटियो मिलकर ड्यूअल फ्यूल सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़े हुए थे, तो ट्रैक्टर पेट्रोल से शुरू होकर सस्ते फ्यूल यानी डीजल पर शिफ्ट हो जाता था। इससे वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बन गया। इसी के साथ और मॉडिफिकेशन करके दोनों कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर बनाने में सफल हो जाते हैं। उधर क्लेलिया को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है। जिस समय क्लेलिया को लैम्बो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब लैम्बो अपनी ही धुन में मस्त होता है। वो आराम से घर पहुंचता है और वहाँ की स्थिति देखकर फिर हॉस्पिटल भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बच्चे को जन्म देकर क्लेलिया की डेथ हो जाती है। उसे बहुत दुख और पछतावा होता है। वो खुद पर गुस्सा करने लगता है, गैराज में आकर तोड़फोड़ करने लगता है, लेकिन जैसे ही नए ट्रैक्टर के सामने आता है तो रुक जाता है। उसे ध्यान में आता है कि पिता ने खेत गिरवी रख कर पैसे दिए हैं, तो वो रुक जाता है।
लेकिन अब आगे तो बढ़ना होगा। फाइनली ट्रैक्टर तैयार होता है। वो बैंक से 1000 ट्रैक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट लेने में सफल होता है। उसका सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। यहीं पर एंट्री होती है अनीता की, जो आगे चलकर इन तीनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। असल में मैटियो अनीता से प्यार करता था, लेकिन अनीता को लैम्बो से लगाव था। क्लेलिया के मौत के बाद लैम्बो और अनीता नज़दीक आते हैं। इस कारण मैटियो काफ़ी नाराज़ होता है। लैम्बो और उसमें बहस होती है। यहीं पे लैम्बो और मैटियो की दोस्ती खत्म होती है और सिर्फ पार्टनरशिप बचती है। अपना 25% शेयर लेकर मैटियो चला जाता है। लैम्बो ट्रैक्टर बनाने के लिए नई जगह लेता है। 1948 में कंपनी फॉर्म होती है, लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी, यानी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स पब्लिक लिमिटेड। नया लोगो तैयार होता है। पहले ट्रैक्टर को लैम्बो कैरियो का नाम देता है। प्रोडक्शन शुरू होता है। 6 सिलेंडर ड्यूअल फ्यूल सिस्टम वाला ये ट्रैक्टर अपनी छोटी साइज, ठीक ठाक परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण अच्छा साबित होता है और इसकी डिमांड बढ़ने लगती है। शुरुआत में महीने में सिर्फ एक ट्रैक्टर बन पाता था। धीरे धीरे स्टाफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। बाद में एक महीने में 100 ट्रैक्टर बनने लगे। 1952 तक 4 मॉडल्स आ चुके थे, DL 15, 20, 25, 30। आगे का नंबर हॉर्स पावर दर्शाता है। अगले कुछ सालों में इस लाइनअप में DL 40 और 50 भी शामिल किए गए। अब कंपनी साल में 5000 ट्रैक्टर बनाने लगी थी। अनीता कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी बखूबी संभाल रही थी। वो बोर्ड मेंबर भी थी, लेकिन उसे लैम्बो का बेफिक्र और आशिक मिजाज स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बार बार इसे पॉइंट आउट करती थी। 1960 में लैम्बोर्गिनी ग्रुप ने अपना पोर्टफोलियो एक्सपांड करते हुए बिल्डिंग्स के लिए ऑयल बर्निंग हीटर्स और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स बनाने शुरू किए। अब तक लैम्बो के पास एक से बढ़कर एक महंगी स्पोर्ट्स कारें आ चुकी थी। उसके कलेक्शन में अल्फा रोमियोज, मर्सिडीज 300 SL, मसेराटी 3500 GT शामिल थी। फेरारी के तो अलग अलग 7 मॉडल थे। ये सभी कारें दुनिया भर में पॉपुलर थी, लेकिन लैम्बो को एक भी गाड़ी दिल से अच्छी नहीं लगती थी। हर ब्रांड में उसे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती थी। फॉर एग्जाम्पल, मसेराटी को लेकर लैम्बो ये कहता था कि मसेराटी के ओनर एडोल्फ ओर्सी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी ही तरह गरीब घर से निकलकर बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन मुझे उसकी कार्स पसंद नहीं है क्योंकि वो काफ़ी हेवी होती है और ज़्यादा तेज नहीं जा पाती। फेरारी कार्स के बारे में वो कहता था कि ये कार्स काफ़ी रफ और नॉइजी है। प्रॉपर रोड कार के तौर पर इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिवाय आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ख़राब है। सबसे बड़ी दिक्कत तो उसे फेरारी के क्लच से थी। उसके मुताबिक फेरारी का क्लच काफ़ी हार्ड है और ऑपरेट करना मुश्किल है। वो इस क्लच से इतना तंग आ चुका था कि जब बेटा टोनिनो एक बार स्कूल में फेल होता है तो वो उसे कहता है कि अगली बार अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें फेरारी गिफ्ट कर दूंगा। अपने ट्रैक्टर्स के क्लच मॉडिफाई करके वो अपनी फेरारी में लगाता है और वो सही चल जाता है। टॉप मॉडल को आउट परफॉर्म कर देता है। यहीं पर लैम्बो को बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। वो फेरारी के ओनर एंजो फेरारी से जाकर मिलता है। वो बताता है कि फेरारी के हार्ड क्लच का सॉल्यूशन उसके पास है। अगर फेरारी और लैम्बोर्गिनी पार्टनरशिप करे तो गाड़ियाँ और बेहतर बन सकती है, लेकिन एंजो फेरारी उसका प्रस्ताव ठुकराते हैं। अपना ट्रैक्टर लेके खेतों में जाओ ऐसा कहकर बेइज्जत करते हैं। यह बात लैम्बो के दिल पर लगती है। थोड़े दिन बाद वो एक एग्जीबिशन देखने जाते हैं। बुल फाइटिंग के फोटोज़ का वो एग्जीबिशन था। वो उन फोटोज़ को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। दिमाग में एंजो फेरारी से बदला लेने की बात घूम रही होती है। क्यों ना ऐसे ही बैल की तरह फेरारी को टक्कर मारी जाए। कब तक ऐसी गाड़ियाँ मॉडिफाई करते रहेंगे। क्यों ना खुद की कार बनाई जाए। यहीं पे लैम्बो अपनी खुद की कार बनाने का डिसाइड करता है। वो साल था 1963। उस वक्त की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कार कंपनीज अल्फा रोमियो, मसेराटी और फेरारी से इंजीनियर्स और कार डिज़ाइनर्स हायर करता है। कुछ भी करके 6 महीने में हमें जिनीवा मोटर शो में कार लॉन्च करनी है, ऐसा कहता है। ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन लैम्बो फेल्योर की जिम्मेदारी खुद पर लेता है और सबको मोटिवेट करता है। नई कार का काम शुरू होता है, लेकिन अनीता कार बनाने के खिलाफ थी।
वो लैम्बो को बताती है, जो अब लैम्बो जी बन चुके थे, कि अगर कार के प्रोडक्शन का प्लान फेल हुआ तो सारा पैसा और ट्रैक्टर कंपनी भी डूब जाएगी। वर्कर यूनियन की मांगे बढ़ रही है। दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन आ रहा है। ऐसे में लोग सबसे पहले लग्जरी कार खरीदना बंद करेंगे। कंपनी पर बुरा असर पड़ेगा और तुम अकेले पड़ जाओगे। लेकिन लैम्बो हमेशा की तरह उसकी बात को अनसुना करते हैं और कार बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लैम्बो अपने इंजीनियर्स को अपना बेस्ट डिज़ाइन दिखाकर कहते हैं कि हमें ऐसी स्पोर्ट्स कार बनानी है जो दमदार पावर के साथ आरामदायक और लग्जूरियस हो। ये कार ऐसी बननी चाहिए कि लोग फेरारी को भूल जाए। फेरारी से आए इंजन डिज़ाइनर जियोटो बिज़ारिनी 12 सिलेंडर का V12 इंजन डिज़ाइन करते हैं। 360 हॉर्स पावर का ये इंजन 3500 सीसी कैपेसिटी का था। ये इंजन इतना परफेक्ट बन गया था कि 1963 से लेकर 2010 तक लगभग 50 साल इसे अलग अलग मॉडल्स में इस्तेमाल किया गया। फैब्रिकेशन और असेंबली के लिए बेविनो और पेड्राजी को बुलाया गया, जिन्होंने आगे चलकर बुगाटी के लिए भरपूर काम किया। जर्मनी के ज़ेंड्राड फैब्रिक से डिफरेंशियल गियर बॉक्स लाए गए। ब्रेक्स के लिए इंग्लैंड के गर्लिंग कंपनी को चुना गया। कार को पूरी तरह से एरोडायनामिक बनाने की कोशिश की गई। 2 महीनों में कार का बॉडी डिज़ाइन मतलब आउटर शेल तैयार हो जाता है। सब खुश होते हैं। उसी वक्त लैम्बो अपने डिज़ाइनर्स को अगली कार के लिए काम शुरू करने को कहते हैं। वो कहते हैं, इतना जल्दी क्यों? तो लैम्बो कहते हैं, पहला मॉडल देखकर लोग हमसे अगले कार के लिए पूछेंगे, तो हमें तैयार रहना होगा। लैम्बो अब पूरी तरह से कार मेकिंग में घुस चुके थे। मीनवाइल कंपनी का लोगो तैयार होता है। मज़े की बात यह है कि लैम्बो को बुल फाइटिंग से बहुत लगाव था और उनकी ज़ोडिएक साइन भी टॉरस यानी वृषभ थी। इसलिए उन्होंने अपने सभी प्रोडक्ट के लिए आइदर बुल फाइटिंग से रिलेटेड या बैलों के ब्रीड के नाम दिए। फाइनली कार का प्रोटोटाइप तैयार होता है। टेस्ट ड्राइव ली जाती है और सक्सेसफुल हो जाती है। केवल 4 महीनों में उन्होंने ये कर दिखाया था। 1964 में जिनीवा मोटर शो में मोटे धूमधाम से पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT को लॉन्च किया जाता है। GT का मतलब है ग्रैंड टूरर, यानी ऐसी स्पोर्ट्स कार जो भागती भी तेज़ हो और उसके कंफर्ट में कोई कमी ना हो। फेरारी के ओनर एंजो फेरारी भी वहाँ मौजूद थे। फेरारी के स्लोगन का मजाक उड़ाते हुए लैम्बो कहते हैं कि बाय फेरारी व्हेन यू वांट टू बी समवन, बट बाय लैम्बोर्गिनी व्हेन यू आर समवन। पहली कार सक्सेसफुल लॉन्च होने की खुशी में कंपनी पार्टी रखती है, लेकिन उससे बोर होकर लैम्बो अपनी अगली कार म्यूरा के लिए डिज़ाइन बनाने लगते हैं। तभी एक औरत वहां आती है। लैम्बो उससे फ्लर्ट करने लगता है। उसकी आंखों के आईलैशेस की तरह गाड़ी के हेडलाइट बनाने का प्रयास करता है। ये सब चल रहा होता है तभी अनीता बेटे टोनिनो को लेकर वहां पहुंचती है। लैम्बो की इन आदतों को बर्दाश्त करना उसके लिए अब नामुमकिन हो जाता है। वो लैम्बो को डिवोर्स देती है और बेटे टोनिनो को लेकर चली जाती है। कार प्रोडक्शन के लिए नई कंपनी लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबिली यानी लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स की स्थापना की जाती है। सेंटो सिटी से 30 किलोमीटर दूर सेंट अगाटा बोलोग्नीस में कार्स का प्रोडक्शन शुरू होता है। 1964 में पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT का प्रोडक्शन शुरू होता है। 1964 से लेकर 66 तक 2 सालों में लैम्बोर्गिनी 350 GT के कुल 118 यूनिट्स बेचे जाते हैं। कई लोगों को ये आंकड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन ध्यान में रखिए ये कोई आम कार नहीं बल्कि ये एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार है। अगले साल इंजन कैपेसिटी बढ़ाकर लैम्बोर्गिनी 400 GT लॉन्च की जाती है। तब तक कंपनी के पास 300 लोगों का वर्कफोर्स हो चुका था। 1965 में लैम्बो की फेवरेट कार म्यूरा लॉन्च की जाती है। ये कार इतनी सुंदर और परफेक्ट थी कि उसकी लेआउट और स्टाइलिंग को बेस बनाकर आज भी GT कार्स डिज़ाइन की जाती है। उस वक्त अनेकों बिजनेसमैन और फिल्म स्टार्स की ये कार पहली पसंद थी। म्यूरा के 6 सालों में लगभग 800 यूनिट बेचे जाते हैं। 1968 में स्पाडा लॉन्च की जाती है। सही मायनों में ये कंपनी की पहली सक्सेसफुल कार बन जाती है। 3.9 लीटर V12 इंजन के साथ आने वाली इस कार के 10 सालों में टोटल 1200 यूनिट्स बेचे जाते हैं। इसके बाद जरामा, इस्लेरो और यूराको कारें लाई जाती है। यूराको कार पूरी तरह से नए तरीके से बनाई गई थी, जिसे क्लीन शीट कार कहा जाता था। पहली कार का कोई भी पार्ट इससे शेयर नहीं किया गया था। 2, 2.5
और 3 लीटर कैपेसिटी के 3 इंजन ऑप्शंस मिलते थे। इस गाड़ी को भी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। अब साल आता है 1971। लैम्बोर्गिनी ग्रुप की दिक्कतें अब शुरू होने लगती है। तब तक लैम्बो का अपने ट्रैक्टर बिजनेस से मन भर चुका था। ट्रैक्टर के मेन इंपोर्टर्स जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी, उन्होंने अपने बड़े ऑर्डर्स कैंसिल किए। बोलीविया सरकार ने भी मिलिट्री ट्रैक्टर्स का ऑर्डर कैंसिल किया। इस सेटबैक के चलते 1972 में लैम्बो अपनी ट्रैक्टर कंपनी दूसरी एक इटालियन कंपनी सेम डेउट्स फार यानी एसडीएफ को बेच देते हैं। शर्त ये रखते हैं कि ब्रांड नेम कायम रखा जाए। आज भी लैम्बोर्गिनी नाम से ये कंपनी ट्रैक्टर बनाती है। 20 हॉर्स पावर से लेकर 280 हॉर्स पावर तक सभी रेंज के ट्रैक्टर्स लाइनअप में आज मौजूद है। इनफील्ड ट्रैक्टर्स जैसे कि नाइट्रो 130 VR, क्राउलर्स, स्पेशल एग्रीकल्चरल मशीन्स ये कंपनी आज बनाती है। तो कार पर वापस आते हैं। 1973 तक दुनिया के साथ इटली में भी फाइनेंशियल क्राइसिस पहुंच जाता है। ऑयल के दाम 3 गुना बढ़ जाते हैं। लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। वर्कर्स अपनी मांगें पूरी करने के लिए यूनियन बनाकर स्ट्राइक पर जाने लगते हैं। सरकार भी इंडस्ट्रीज पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाती है। फ्यूल एफिशिएंट और प्रैक्टिकल छोटी कारों को सरकार प्रमोट करने लगती है। स्पोर्ट्स कार की डिमांड काफ़ी कम हो जाती है और कंपनी चलाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार 1973 में ही लैम्बो अपना ब्रांड नेम लैम्बोर्गिनी कायम रखने की शर्त पर कंपनी दूसरे बिजनेसमैन हेनरी रोजेटी और लाइमर को बेच देते हैं और कार बिजनेस से रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद लैम्बो के लाइफ में क्या होता है, इसे जानने से पहले लैम्बोर्गिनी कंपनी की आज तक की प्रोग्रेस क्विकली देखते हैं। 1974 से लेकर 98 तक लैम्बोर्गिनी कंपनी को अलग अलग बायर्स चलाते हैं। कंपनी को अपनी तरफ से रिवाइव करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस दौरान नए मॉडल्स लॉन्च किए जाते हैं जैसे कि काउंटाच, जल्पा, LM002 एंड डाइबोलो, लेकिन कोई भी सही मायनों में कंपनी को प्रॉफिट में नहीं ला पाता। फिर साल आता है 1998। फोक्सवैगन ग्रुप कंपनी को खरीद लेता है। उस वक्त फोक्सवैगन के चेयरमैन थे फर्डिनांड पिच, जो ओरिजिनल फोक्सवैगन कंपनी के ओनर फर्डिनांड पोर्शे के पोते थे। वो एक साथ 3 बड़ी कंपनियां खरीद लेते हैं, बेंटले, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी को ऑडी डिवीजन के अंडर रखा जाता है। ऑडी अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज और स्किल्ड लेबर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे नए मॉडल्स लॉन्च करती है। सालों बाद कंपनी को प्रॉफिट दिखने लगता है और कंपनी स्टेबल होने लगती है। द मर्सिलैगो, गलार्डो, एवेंटाडोर और हुराकन ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज कंपनी के 3 मॉडल्स का प्रोडक्शन चालू है। 2018 में लॉन्च हुई एसयूवी उरुस और 2 कूपे रिवोल्टो और टेम्परारियो। उरुस अब तक 10,000 से भी ज़्यादा सेल हो चुकी है। लैम्बोर्गिनी का क्रेज आज भी बरकरार है। अब लैम्बो की कहानी पर वापस चलते हैं। 1974 में कंपनी बेचने के बाद लैम्बो पैसों का एक हिस्सा अपने पास रखते हैं और बाकी 2 हिस्सों को अपना बेटा टोनिनो और अपने भाइयों में डिवाइड करके देते हैं। बाद में सेंट्रल इटली के लेक ट्रासिमेनो के किनारे 3 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन खरीद लेते हैं और वहां पर रहने के लिए चले जाते हैं। इस समय वो तीसरी शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बेटी भी होती है। लेकिन कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल उन्होंने अकेले ही गुजारे, जैसा पहले अनीता ने कहा था। शुरू से ही पिता से रिश्ते खराब होने के कारण बेटा टोनिनो भी दूर रहता है। आखिरी सालों में भी उनके अंदर का बिजनेसमैन कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी जगह को फार्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो अपने फार्मिंग रूट्स पर वापस जा सके। वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के वाइन के लिए ज़रूरी ग्रेप्स की खेती शुरू करते हैं। खुद से एक गोल्फ कोर्स भी डिज़ाइन करते हैं। अपनी फेवरेट कार मियोरा को लेकर वो अक्सर ड्राइव के लिए निकलते थे। वो कार इतनी खूबसूरत थी कि जब न्यूयॉर्क में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट बना तो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत कार से नवाजा गया। ड्राइव करते समय उन्हें अपनी लाइफ के फ्लैशबैक आते थे। उन्हें पहली वाइफ क्लेलिया की बहुत याद आती थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह दौड़ते रहे। लेकिन क्या करें, ऐसे पागल ही दुनिया को बदलने वाली चीज़ें बनाते हैं। आखिरकार 1993 में उनका देहांत हो गया। आज उनकी बेटी उनका वाइन फार्म चलाती है। बेटा टोनिनो का खुद का क्लोथिंग ब्रांड है। अपने पिता के मेमोरी में उसने लैम्बोर्गिनी कंपनी के साथ मिलकर फेरुचियो लैम्बोर्गिनी म्यूजियम बनाया है और उनके ऑटोमोबाइल सेक्टर के योगदान को ट्रिब्यूट दिया है।
आज सालाना लाखों लोग इसे विजिट करते हैं। आज भी लैम्बोर्गिनी नाम लोगों में मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। सुपर थैंक्स देकर आप चैनल की मदद कर सकते हैं। सॉवेनियर के तौर पर यदि आपको लैम्बोर्गिनी का डाइकास्ट मॉडल या आरसी कार खरीदनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।